नमस्कार। हस्तरेखा में आज हम धन रेखा के महत्व को बताना चाहेंगे कि धन रेखा कहाँ होती है, कितना आप धन कमा सकते हैं, किस माध्यम से कमा सकते हैं, किस क्षेत्र से कमा सकते हैं, हम आपको समझाते हैं। आइए इस हस्तरेखा को समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ है धन रेखा? वैसे तो बहुत से लोग जो बुध पर्वत है उस पर बनी हुई रेखा को धन रेखा मानते हैं, किंतु मैं आपको कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण रेखाएं बताऊंगा कि जिनका न होना किसी भी प्रकार आपके जीवन में धन ना के बराबर ही माना जाएगा, भले ही बुध पर्वत पर कितनी ही श्रेष्ठ और अच्छी रेखा क्यों न बनी हो। सबसे पहले तो हम धन रेखा जानने के पहले कुछ प्रमुख बिंदु को अवश्य जान लेंगे, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि वास्तव में धन रेखा को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, आपका हाथ, पहली बात तो पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का बायां हाथ देखना चाहिए। हमारे विद्वान जनों का ऐसा ही कहना है, किंतु कुछ विद्वत जन ये भी बताते हैं कि जिस हाथ से अधिक कर्म करते हो उस हाथ का फलादेश करना चाहिए। चलिए आ जाते हैं अपने मुख्य बिंदु पर और इससे समझाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम अंगुलियों के बारे में, इसलिए हम कई कार्यक्रम बना चुके हैं, उनमें हमने काफ़ी वर्णन किया है, लेकिन फिर से एक बार हम बहुत ही संकेत में आपको समझा देते हैं। जैसे ये अंगुष्ठ है आपका, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और एक कनिष्ठिका है। अब इन पांचों उंगलियों के नीचे का जो हिस्सा होता है वो पर्वत कहलाता है। जैसे अंगुष्ठ के नीचे का जो पर्वत है इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं, यानी इसको हम जो घेरे हुए हैं इसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं, शुक्र। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर, यानी ये हिस्सा, इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। इसी प्रकार से इस हिस्से को हम शनि पर्वत कहते हैं, और फिर इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं, और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम बुध पर्वत कहते हैं, जबकि ये हिस्सा जो होता है इसको हम चंद्र पर्वत कहते हैं। इसको हमने भी बताया, ये तर्जनी उंगली है, यानी ये गुरु की उंगली है। इसको मैंने बताया, ये तर्जनी, इसको हम गुरु की उंगली कहते हैं, और इसको हम शनि की उंगली अर्थात इसको हम मध्यमा कहेंगे, यानी हम नाम भी लिख देते हैं आगे, तर्जनी, इसको ये मध्यमा, और इसके बाद ये आती है सूर्य की उंगली, इसको हम अनामिका, और इसके बाद आती है कनिष्ठिका, यानी ये है बुध की उंगली, ये अंगुलियां हो गई। और ये तो आप जानते हैं शुक्र का माना जाता है, और इसको हम अंगुष्ठ कहते हैं। ये इसके नीचे के जो पर्वत हैं, यानी ये जो लाल रंग से हमने घेरे किए हैं ये पर्वत हैं, और हर उंगली का यानी हर ग्रह का अपना एक पर्वत होता है। इसमें मंगल, राहु और केतु इन सब का होता है। मैं प्रमुख बिंदुओं को आज समझा रहा हूँ, उनके बारे में विस्तृत एक पूरा कार्यक्रम बना करके आपको मैं बाद में अगले कार्यक्रम में समझा दूंगा। ठीक है, मंगल दो होते हैं, उच्च मंगल और निम्न मंगल। ठीक है, तो ये अब आ जाते हैं, चूंकि हम धन रेखा पर ही आज अपना कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें समझाना जरूरी है। क्यों?
बता देता हूँ क्यों। देखिए क्यों, जब तक कोई भी रेखा इस शनि पर्वत के मध्य न आ जाए, जैसे हम जीवन रेखा से ही कोई रेखा ले लेते हैं, जीवन रेखा से हम कोई रेखा धन पर्वत के मध्य में पहुंच गई तो ये भाग्य रेखा हुई। अगर इन पर्वतों के मध्य तक कोई रेखा नहीं पहुंची तो उस पर्वत से हम नाम नहीं देंगे, क्योंकि वहां तक पहुंची ही नहीं। भाग्य रेखा वो तभी बनेगी जब वो भाग्य यानी शनि पर्वत तक पहुंच जाए। जो रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए उसे ही हम यश रेखा कहते हैं। यश रेखा हम उसे ही कहेंगे जो सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए। बुध पर्वत पर जो पहुंच जाए उसे हम धन रेखा, स्वास्थ्य रेखा आदि के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर भाग्य रेखा नहीं है तो आपका ये धन रेखा जो है इसका कोई विशेष मायने नहीं है, क्योंकि मनुष्य का भाग्य ही जब निर्बल होगा, शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि दो रेखाएं, या तो सूर्य रेखा यानी जिसको हम यश रेखा कहते हैं, और या तो भाग्य रेखा। इन दो में से एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दो में से एक रेखा दूसरे की पूर्ति भी कर लेती है। और जिसके हाथों में दो रेखाएं हों फिर क्या पूछना, तुम बिना देखे उसे तुम कह सकते हो कि उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, न धन संबंधी, न यश संबंधी, न किसी प्रकार की कोई अवनति होनी ही नहीं, उसकी वो उन्नति ही उन्नति, यानी वो आगे बढ़ता ही जाएगा। धन संबंधी तो कभी जीवन में परेशानी उसको हो ही नहीं सकती जिसके हाथों में दोनों रेखाएं बनी होती हैं। अब भाग्य रेखा का अगर जीवन रेखा से जैसे की जा रही है, अगर जीवन रेखा से भाग्य रेखा गई है तो ये समझ लीजिएगा कि उसने अपने परिश्रम से, अपने बल से, अपने संघर्ष से अपने भाग्य की उन्नति की, अपने भाग्य को जगाया। जैसा कि ये रेखा मैंने बना दी है। अगर कोई रेखा जीवन रेखा के अंदर से, जैसे यहां से ये, यानी जीवन रेखा के अंदर से अगर कोई रेखा गई है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पैतृक यानी अपने दादा बाबा पिताजी आदि से जो धन प्राप्त किया वो धन पैतृक यानी पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, जो जीवन रेखा के अंदर से जाती है। और अगर कोई सीधी रेखा गई है, जीवन रेखा मणिबंध से सीधी, तो इसका अर्थ ये होता है कि बचपन से ही वो राजकुमारों जैसा रहा, बचपन से ही उसने सुखी सुख भोगा और आज भी उसका जीवन उसी प्रकार सुख में ही व्यतीत हो रहा है। अर्थात पूरा जीवन सुख ही सुख रहा, सुखमय ही रहा, कोई संघर्ष नहीं रहा उसके जीवन में। जबकि जीवन रेखा से गई हुई रेखा में कहता है कि तुमने मेहनत करके, संघर्ष करके अपने जीवन में अपने भाग्य को जगाया। और ये चरासी मेहनत अर्थात कैसी, जो हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी कर रहे थे, उसी लाइन पर हम चले। जैसे कोई मंत्री है और उनका लड़का अपने पिता के बल पर मंत्री का पद पा गया, तो वो तो पिता के बल से पाया, उसने संघर्ष नहीं किया। और कुछ लोग स्वयं मेहनत करके, त्याग तपस्या करके पहले विधायक बने, विधायक के बाद फिर आगे बढ़े और ऊंचा पद पाया, उसके बाद जाकर के मंत्री बनते हैं। तो उनकी अपनी मेहनत, अपना संघर्ष होता है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होगी बात। आ जाते हैं मुख्य बिंदु धन रेखा पर। धन रेखा को समझ लीजिए। देखिए यहां पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन भाग्य रेखा का दूसरा नाम भी धन रेखा है। क्यों? क्योंकि भाग्य नहीं तो कुछ नहीं। मैं हमारे एक बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, कीरो। बहुत ही महान हस्तरेखा विशेषज्ञ माने जाते हैं।
और उन्होंने जो मैं बता रहा हूँ, उनकी बताई हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया क्या कि भाग्य रेखा ही व्यक्ति के जीवन को आगे ले जाता है। भाग्य रेखा ही धन का कारक मानी जाती है। भाग्य रेखा से ही धन की प्राप्ति होती है। किसी के हाथ में कोई रेखाएं, भाग्य रेखा यश रेखा संबंधी न हो और केवल भाग्य रेखा हो, समझ लीजिए वो व्यक्ति धनी होगा तो होगा मात्र भाग्य रेखा से। हम कहना चाहेंगे, वैसे तो मैंने भाग्य रेखा के बारे में बता दिया आपको कि अगर मणिबंध से गई है तो उसका क्या अर्थ है, जीवन रेखा से मिलके गई है तो उसका क्या अर्थ है, जीवन रेखा के अंदर से गई है तो उसका क्या अर्थ है। लेकिन आपको हम ये बात बता देते हैं कि अगर यही भाग्य रेखा हथेली के मध्य से होकर के और भाग्य पर्वत पर पहुंच जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 35 साल, मध्य बिंदु हथेली का लगभग 35 करीब माना जाता है, समझिए लगभग 35। मैं भाग्य रेखा की बात कर रहा हूँ, अन्य रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, भाग्य रेखा की बात कर रहा हूँ। तो 35 के क्षेत्र, यानी उसने अपने जीवन की जो प्रगति पाई, अपने जीवन का जो विकास किया, उसने जो अपने भाग्य की वृद्धि की, भाग्य की उन्नति की, भाग्य को जगाया, वो उम्र 35 वर्ष के लगभग में उसने संघर्ष करके और अपने भाग्य को जागृत किया। यानी वहीं से उसके भाग्य का जागरण हो गया और उसके बाद उसका जीवन बढ़ने लगा, चलने लगा और उसने अपने जीवन को सुखी बनाया। तो यानी मध्य से जाती हुई रेखा, ये इसको ही हम धन रेखा के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि इस रेखा को आपको बता देते हैं हम वित्त रेखा भी कहते हैं, शनि रेखा भी कहते हैं, मध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि शनि पर्वत पर तो शनि रेखा चारों, यानी चारों पांचों में बीच की उंगली है, इसलिए इसको मध्य रेखा भी बोलते हैं और वित्त रेखा भी बोलते हैं, भाग्य रेखा भी बोलते हैं। इसलिए इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको धन रेखा भी कहते हैं। अब ये धन रेखा अगर हमारे इस पर्वत पर छोटी छोटी 2-3 रेखाएं हृदय रेखा के ऊपर से पहुँच जाए, यानी ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के ऊपर से पहुँच जाए तो इसका मतलब हुआ कि आपने कुछ ऐसे कार्य किए, यानी जो जिनमें दया सम्मिलित थी, जिनमें लोगों के प्रति प्रेम सम्मिलित था, उस प्रेम से जो कार्य किए उनके फलस्वरूप तुम्हारी भाग्य की उन्नति हुई और उस उन्नति को ले जा करके तुमने अपने भाग्य को चमकाया। मस्तिष्क रेखा से पहुंच जाए, अगर भाग्य रेखा पर कोई भी रेखा, भाग्य पर्वत पर मस्तिष्क रेखा से अगर कोई रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है और इस रेखा से अगर कोई रेखा भाग्य पर्वत पर पहुंच जाए, अर्थात शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो समझ लीजिए कि मस्तिष्क रेखा यानी अपनी बुद्धि के बल पर, यानी अपनी बुद्धि से, यानी अपनी मस्तिष्क से, अर्थात विवेक से, सूझबूझ से आपने अपने भाग्य को चमकाया। आपका भाग्य आपके शिक्षा से, मस्तिष्क का संबंध शिक्षा से भी है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान ये एक दूसरे के ही कारक है, पूरक हैं। तो आप कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि के बल से ही अपने जीवन को आपने आगे बढ़ाया, यहाँ पर आप कह सकते हैं। और अगर इस शनि पर्वत पर 2-3 रेखाएं गई हैं नीचे से ऊपर तक, जितनी दूरी से गई हों, तो समझ लीजिए कि 2 और 3 तरफ से आपको धन मिलेगा। एक रास्ते से नहीं, 2 और 3 रास्तों से आपको धन मिलेगा। और अगर भाग्य रेखा से उठ करके एक रेखा सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो इसका मतलब कि धन के साथ साथ, भाग्य के साथ साथ आपको यश, सम्मान और कीर्ति भी मिलेगी। और अगर भाग्य रेखा से ही अगर एक रेखा गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, फिर क्या पूछना, आपको वो मान सम्मान मिलेगा जो एक शिक्षक को, एक गुरु को मिलता है, एक ज्ञानी को मिलता है, एक विद्वान को, अर्थात विद्वान सर्वत्र पूजते, अर्थात ये कहीं चला जाए तो उसके हर जगह पर सम्मान, यश, कीर्ति फैलेगी, हर जगह उसको सब कुछ मिलेगा। तो ये भाग्य रेखा से अगर गुरु पर्वत पर कोई रेखा चली जाए, और इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि अगर एक रेखा यहीं से कहीं से भी रख लीजिए, चाहे भाग्य से रख लो या नीचे से रख लो, और बुध पर्वत पर जाती है, ध्यान रखिएगा,
ये एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है और इस तथ्य को समझना बहुत आवश्यक भी है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन तो होगा, क्योंकि धन की रेखा राजाओं के हाथ में अक्सर करके ये रेखा पाई जाती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इसमें एक लेकिन लगा होता है। वो क्या कि रेखा तो ये है, धन तो आएगा और पर्याप्त धन आएगा, किंतु व्यक्ति के शरीर को अस्वस्थ बना देगा, अर्थात वो अस्वस्थ रहेगा, उसका शरीर साथ नहीं देगा, उसके जीवन में कोई न कोई कमी बनी रहेगी। कभी कभी तो ये रेखा संतान संबंधी समस्या भी पैदा कर देती है। अक्सर आपने देखा बड़े बड़े राजाओं को कि धन तो बहुत रहा लेकिन संतान नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ यही है कि इस रेखा का होना तो शुभ है, लेकिन ये कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कतें और संघर्ष भी पैदा कर देता है।